वो लरज से हाथों से नंबर डायल कर रही थी। जुबान बड़बड़ा रही थी। दिल में जख्म पड़ रहे थे। बिलाहिर कॉल अटेंड हो गई थी। सीनिया के लिए सारी दुनिया की गर्दिश रुक गई। कवातर पोर्ट के शोरोगल में जहाज़ की तरफ जाते गैस का मोबाइल एक बार फिर बजने लगा था। मेहदी उसके साथ साथ कदम उठा रहा था। परेशान चेहरा, सर्द रंगत और कब सोती सांसें। ये शहर वाकई उसके भाई को मार रहा था। चलते हुए गैस एक जगह रुक गया। उसे या तो जाना था या फिर रुक जाना था। उससे मोबाइल कान से लगाया। वो रुकने का फैसला लेने वाला था, लेकिन उसी लम्हे उसे एक जानिब से मोहब मलिक आता दिखाई दिया। मेरी चूंकि आगे था, सो वो उसे नहीं देख सका। उसी लम्हे सारे फैसले हो गए। वो यहाँ रुककर अपने खानदान के एक मर्द को खो नहीं सकता था। उससे जाना पड़ा क्योंकि ये ज़रूरी था। अब्दुल्ला, आ जाओ प्लीज़। वो पल पल बहते आंसुओं के दरमियान कह रही थी। मैंने गलत फैसला किया। अब्दुल्ला, तुम मेरा कंफर्ट हो। बाकी सारी दुनिया मुझे गैर आरामदेह करती है। तुम्हारे साथ यूज्ड टू हो गई हूँ। कोई और मेरे लिए अब्दुल्ला नहीं बन सकता। प्लीज़ आ जाओ। कोई वादा, कोई पैगाम भेजो। तुम मेरे लिए आओ अब्दुल्ला। मैं इस काबिल हूँ कि मेरे लिए आया जाए। आ जाओ अब्दुल्ला, प्लीज़ आ जाओ। आंसू, चलता दिल, कब्ज़ होती सांसें, उन सब के दरमियान वो उसे पुकार रही थी। गैस फ़ोन कान से लगाए खड़ा था। आंखों के सामने मंजर बदल बदल रहे थे। वो जो ही उससे अब्दुल्ला कहती थी, वो वाकई गैस से अब्दुल्ला बन जाता और माजी की गर्दाब में फंस जाता। जहाँ लाशें नहीं, खून था, कटे हुए अज़ा थे। वो साकित और शल था। उसी लम्हे उससे मेहदी को अपनी जानिब आते देखा। वो मुहब को देख चुका था और अब जारहाना अंदाज में उसकी तरफ आ रहा था। अंदाज में जुनून था और आंखों में खून सवार था। गैस के साथ आए सिक्योरिटी के अफराद उसे गैस के इशारे पे रोके हुए थे। मैं तुम्हारे शहर आया था, तुम्हारी पुकार पे। मैंने कभी तुम्हें डिसऑन नहीं किया। वो रुका, आंखें मूंद कर सुकून की सांस ली। तुम मेरी हो और हमेशा मेरी रहोगी। दूसरी जानिब कोई रूह में खुलती चाशनी की तरह उसके अल्फाज को जज्ब कर रहा था। मैं तुम्हें कोई वादा, कोई पैगाम दिए बगैर जा रहा हूँ, क्योंकि तुमसे जो ताल्लुक है उसमें मोहब्बत की जगह नफरत है। मेरे अल्फाज तुम्हें ज़िंदगी देंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम मरो। अब्दुल्ला तुम्हारे लिए अब कभी नहीं आएगा। उससे कॉल बंद कर दी, लेकिन दिल दुखा था। वो इन सिस्कियों को सारी ज़िंदगी नहीं भूलने वाला था। मेहदी सिक्योरिटी के अफराद से खुद को छुड़ाने में कामयाब हो गया था और अब आंखों में तैश लिए मुहब की तरफ आ रहा था। वो सद मुस्कुराहट के साथ उसे अपनी ओर आते देख रहा था। उसी लम्हे गैस आगे बढ़ाया। जख्मी शेर की तरह आगे बढ़ते मेहदी के ऐन सामने रुककर उससे अपने दोनों बाजू फैला दिए। अपना भाई या एक गैर इंसान, फैसला तुम्हारा है मेरी। सब आंखों वाले मर्द के ऊपर गोया किसी ने ठंडा बर्फ पानी डाल दिया हो। सारा गुस्सा, तनतना, इंतशार दूर जा सोया। उस आदमी से उसे मोहब्बत थी। उनका ये ताल्लुक उसे अजीज था। कई लम्हे वो धीरे धीरे कदम लेता अपने भाई की जाने बढ़ रहा था। तासुरात नरम पड़ गए थे, कंधे ढीले। वो नरमी से अपने भाई के सीने लग गया। दोनों बाजू किसी नन्हे बच्चे की तरह उससे गिरद बांध लिए। शिकस्तगी का एतराफ़ था ये। कैसे ना जाने क्यों अपने दिल को जलता महसूस किया। महल का मजबूत सुतून बनना मुश्किल था। उसे दिल मारना पड़ रहा था। वो घर में दाखिल हुई तो यूं लगा जैसे किसी और की दुनिया में दाखिल हो गई हो। सब्ज़ार के बीच में खड़ा आलीशान महल, शानो शौकत, तमकनक और गरूर से खड़ी की गई किले की मानिंद दीवारें। वो ज़रूर इस घर की खूबसूरती से महसूस होती अगर वक्त मुख्तलिफ होता। इस वक्त उसे चांद के लाले पड़े थे। मकबी सब्ज़ार इस वक्त खाली हो गया था। तमाम मुलाजमीन एक पुकार पे थोड़े चले गए थे। यकीनन उनका मालिक गुस्से में था, यहाँ तक कि वो दरवाज़ा तक बंद करना भूल गए थे। पुलिस एहलकार अब घर के अंदर दाखिल हो रहे थे। इससे पहले कि जीनिया को देख लेते, फौरन अंदर की जानी भागी। लोगों की नसों से बचते बचाती बैग को मताए हयात की तरह सीने से लगाती जख्मी चेहरे वाली सीनिया हाकिम घर के अंदर दाखिल हो गई थी। जैन बत्तियों में डूबा पुरतायुश घर, मजबूत सतून वाकई किसी महल का पता देते थे। बाहर से किसी के बुलंद आवाज़ में बात करने की आवाज़ अब थम गई थी। अब आवाज़ सी भारी बूटों की, पुलिस की नफरी के अंदर आने की, सायरन की जो सूर जैसा था। बड़े से शाही दरबार नुमा हॉल में खड़ी सीनिया टुकड़ टुकड़ अपने अतराफ में देख रही थी। क्या यहीं कहीं चाय बना मिलेगी। उसी लम्हे कोई तनफन करता अंदर दाखिल हुआ।
स्याह कमीज शलवार में मलबूस, ऊंचा लंबा कद, चेहरे पर भरमी, आंखों में सख्ती, चाल में गरूर। मगर ऐन उसी लम्हे उसकी आंखें सामने खड़ी लड़की पे जा टकराई। सुनहरी आंखें खौफसदा थीं, स्याह आंखें हैरान। बाहर से अब पुलिस ऑफिसर के बोलने की आवाज़ आती थी। मकसूद साहब प्लीज़ कोऑपरेट करें, हमें घर की तलाशी लेने दें, पुलिस को एक अहम सुराग मिला है। मकसूद उनसे कुछ कह रहे थे। ऑफिसर तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा था। वापस अंदर आओ तो कैस गंभीर आंखों में जिताता हुआ सा तासुर लिए अपने सामने खड़ी सीनियर हाकिम को देख रहा था। उसके अबरू इस फामिया अंदाज से ऊपर को उठे। सीरियसली? सेवरस प्लीज। वो उसकी आंखों में देखती सिरे बस यही बड़बड़ा सकी। अपनी मौत के वक्त डम्बलडोर के प्रोफेसर स्नेप से कहे गए आखिरी अल्फाज, जिनकी अफादियत, जिनका गर्व सिर्फ और सिर्फ एक पॉटर हेड समझ सकता है। भारी बूटों की धमक अंदर की जानिब आने लगी। सीने ने थूक निकला, बैग को सीने में खींच लिया, अपने सामने खड़े शख्स को देखा और उसके लब एक बार फिर फड़फड़ाए, प्लीज सेवरस। और बस अब की बार स्याह लिबास वाले शख्स ने आगे बढ़कर उसकी कलाई पकड़ी। चंद एक लम्हा उसकी आंखों में दिखता रहा, सर्द बत्तियों की रोशनी, महल जैसा दरबार और जख्मी लड़की की कलाई पकड़े खड़ा कैस गंभीर। अगले चंद पलों में वो तेज तेज कदम उठाता अपने साथ लेकर चल रहा था। महल की राहदारियों में वो उसका हाथ पकड़े हुए जाने किन भूल भलाइयों में गुम हो गया। सीनियाँ फूलती सांसों और धड़कते दिल से उसके साथ खिंचती चली जा रही थी। उसके जिस्म में अब जान बाकी न रही थी। यूं लगता था अगर कैसे उसकी कलाई छोड़ दी तो अभी की अभी गिर जाएगी। एक बड़े से लकड़ी के नक्शो निगार वाले दरवाजे के करीब रुककर उसने दरवाज़ा धकेला। पूरे बैग वाली लड़की को दरवाज़ा पार करवाया। पुलिस वाले अब शाही दरबार नुमा हॉल में जमा थे। कैसे हरासा सी सीनिया पर एक नजर डाली। हैरी पॉटर में मेरा सबसे पसंदीदा जादू जानती हो कौन सा था? जीनिया को उसकी दिमागी हालत पे शुबा हुआ। वो टुकर टुकर उसका चेहरा देखी गई। दीवारों में बने तय रास्ते मुझे फैसिनेट करते थे। उससे खुद ही इजाफा किया और वापस उड़ गया। चंद लम्हों का खेल था और सीनिया ने अपने कंधे भारी होते महसूस किए। एंकल बूट की ज़रबें अब जिस्म जला रही थीं। उससे अपने चेहरे पे हाथ रखा, उसका चेहरा गीला था। ज़रब ने उसके गोश्त तक को चीर दिया था। दर्द, उससे शदीद दर्द हो रहा था। आंखों में बेख्तियार आंसू भरते चले गए। वो दरवाजे से लगते हुए धीरे धीरे नीचे बैठती चली गई। पूरे बैग को नूज संभाल रखा था। आंसू खून के साथ शामिल होते गए। चेहरा जलने लगा और वो सब दिए बैठी रही। हॉल में वापस आओ तो हल्की नीले आसमान रंग की वर्दी पहने हुए पुलिस ऑफिसर के चेहरे पर बेबसी भरी भरमी थी। स्याह शलवार कमीज वाला मर्द तमकनत से सोफे पे बैठा था। घुंघराले बाल माथे पर बिखरे हुए थे। उसकी संजीदा आंखें सामने बैठे ऑफिसर पर जमी थी। यानी आप कह रहे हैं कि मेरे घर में कोई लड़की ड्रग्स के साथ दाखिल हुई है? आपको क्या लगता है मेरा घर मुजरिमीन की जाए पनाह है? कैस सर, आप हमारी बात समझने की कोशिश करें। वो लड़की हमारी आंखों के सामने आपके घर में दाखिल हुई है। बस आप एक दफ़ा हमें तलाशी लेने दें, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। हम बस आपकी वजह से खामोश है, वरना पुलिस को इख्तियार है कि इस वक्त आपके घर का चप्पा चप्पा छान मारे। कैसे गहरी सांस भरी, जवाब दिए बगैर वो अब कॉल मिला रहा था। सामने बैठा अफसर उसका बस नहीं चलता था। इस रईस सादे का गला दबाते। एसपी साहब, आपने हमारे घर मेहमान भेज दिए और बताया भी नहीं। वो मुस्कुराते हुए दूसरी जानिब मुहातिब हुआ। ऐसे कैसे आपको कुछ मालूम नहीं होगा? आपके पेटी भाई हैं, आपकी इजाज़त के बगैर तो सांस भी नहीं लेंगे। कजा के मेरे घर में आ घुसे। वो रुका, सामने से किसी की बात सुनी। यानी आप ये कह रहे हैं कि मेरे घर की तलाशी होगी? ठीक है, फिर मैं पुलिस की मदद करने को तैयार हूँ। लेकिन अगर तलाशी के बाद कुछ ना मिला तो डीआईजी साहब मेरे दोस्त के भाई हैं। आगे जो कुछ हुआ फिर मैं भी आपकी मदद नहीं कर सकूंगा। वो साफ चिता रहा था कि तलाशी के बगैर जाया जाए, लेकिन अभी किसी माँ ने पुलिस वालों से ज़्यादा ढीठ कोई जना नहीं था। ये मखलूक नताइज की परवाह किए बगैर अपनी मर्जी करना अपना फ़र्ज समझती है। तलाशी शुरू की गई। पुलिस की भारी नफरी यहाँ से वहाँ फैल गई। मकसूद बेचैनी से ये सारी कार्रवाई देख रहे थे। अलबत्ता कैस सुकून से बैठा था, टांग पर टांग जमाए मोबाइल पे कैंडी क्रश खेल रहा था। लबों पे मुस्कुराहट रक्सा थी। उसे मालूम था तलाशी होगी। वो बस अपना वक्त ले रहा था। उसी पल उससे पुलिस की नफरी को अपनी मंजिल की जानिब जाते देखा। एक लम्हे को उसे बेचैनी हुई थी, अलबत्ता जाहिर उससे नहीं किया।
अदाकारी तो इस आदमी पे ख़त्म होती थी। सीढ़ियों के अहतमाम पे वही कमरा था, वही जहाँ जीनिया थी। अभी उस कमरे का दरवाज़ा खुलता कि कैस अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। ये मेरी स्टडी है, यहाँ किसी का दाखिला मुझे पसंद नहीं है। वो अपनी जगह पे खड़ा कह रहा था। अफसर ने गर्दन मोड़कर सीढ़ियों की रेलिंग के पार उसका चेहरा देखा। आप चाहें तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। खुले दिल से ऑफर दी गई। यानी ये ट्वीट पुलिस वाला मानेगा नहीं। गैस गहरा सांस लेता ऊपर चला आया। होठों की धमक, जिस्म में उठता दर्द और कटमट होती आवाज़ें। दरवाजे के साथ लगकर बैठी सीनिया हाकिम कोई हरकत नहीं कर पा रही थी। लॉक दरवाज़ा खोलने के लिए चाबी लाई गई। वक्त स्लो मोशन में गुजर रहा था। आवाज़ें, चाबी का सुराख में जाना, सीनिया का हथेली ज़मीन पर रखकर उठ खड़ा होना, गैस का संजीदा चेहरा, पुलिस अफसरान के पुरुमीद चेहरे, और उन सब के दरमियान दरवाज़ा खुल गया। सामने वो मंजर था जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। भला ऐसा क्या था? स्टडी खाली थी, कोरी साफ सफाचट, बस एक खून का धब्बा था जिससे पुलिस की नज़र पड़ने से पहले गैस का बूट पड़ गया था। शायद वो खून आलूदा हथेली ज़मीन पर रख कर उठी थी। आसमानी वर्दी वाले अफसरान के चेहरे पे भरमी सी उतरी, साथ बेबसी, कुछ कुछ मायूसी भी। कैसे बेतासु निगाहें उठाकर एसएचओ को देखा। मेरा सारा घर पलट देने के बाद क्या अब आपको तसल्ली हो गई या फिर कुछ रहता है? गो के अफसरान मुतमईन नहीं थे, मगर फिर भी स्टडी छान मार लेने के बाद उनको पलटना पड़ा। माजरत, शुक्रिया, शक, उन सबके साथ नीली वर्दी वाले अफसरान को अलविदा। मुलाजमीन में से ही कोई अफसरान को नीचे छोड़ने गया था। गैस बाजू पुष्प पे बांधे स्टडी में खड़ा था। वो नीचे नहीं गया, उससे यहाँ दब्बा ढक लेने को खड़ा होना पड़ा। चंद लम्हे यूं ही खड़े रहने के बाद वो किताबों के रैक की जाने बढ़ाया। किताबों के रैक को एक जाने घुमाया तो वो खुलता ही चला गया। सामने होम सिनेमा तुम्हारा मुंतशिर था। नीली रोशनी में डूबा सिनेमा, कितार दर कितार लगी कुर्सियां, उन्हीं में से एक पर सर हाथों में गिराए बैठी सीनिया हाकिम। कैस मुस्कुराया। यानी वो चालाक थी। तुमने मेरी बातें डिकोड कर ली। आई एम इम्प्रेस्ड। वो 27 से कहता हुआ आगे आया। हालांकि ये पहेलियां बुझवाने का सबसे फजूल वक्त था। सीनिया ने साफ वो इससे काम लिया। क्या होता अगर मैं इस पहेली को समझ ना पाती? वो अंदर से डरी हुई थी। एक गैर मर्द के घर में यूं खुफिया कमरे में बैठकर उसे डरना भी चाहिए था, लेकिन वो अपनी बातों से ढाक बैठाना चाहती थी। तुम एक पॉटर हेड हो, तुमने कहा था। और अगर एक पॉटर हेड पहेली ना सुलझा सके तो उसे फैंडम में रहने का हक नहीं। मैं तुम्हारा टेस्ट ले रहा था। जीनिया कुछ नहीं बोली, बस नफुर से उसे देखती रही। कैस मुस्कुराते हुए उसे करीब रखी कुर्सी पे आकर बैठा। मुझे अपने जैसे ज़हीन लोग पसंद हैं। 27 से कहा गया। मैं अपनी जैसी हूँ, जताया लहजा। खुदपरस्त लोग तो और भी ज़्यादा पसंद हैं। ढीठपन, मैं खुद परस्त से होशनास हूँ। जिद्दी आवाज़। हाजिर जवाब लोग बहुत ज़्यादा पसंद हैं। हार ना मानने की जुस्तजू। वक्त ज़रा मुख्तलिफ होता तो मेरी हाजिर जवाबी तुम्हें बदतमीजी लग रही होती। भला की लापरवाही। यानी तुम कबूल कर रही हो तुम बदतमीज हो। नेगेटिव ट्रेड्स का जिक्र खुद करने वाले लोग भी पसंद हैं। लाजवाब करने की सलाहियत। क्या किसी ने तुम्हें बताया है कि तुम बहस करते हुए कितने बुरे लगते हो? कैस मुस्कुराया, फिर उससे करीब आकर सरगोशी की। मुझे मेरे मुंह पर बुरा कहने वाले लोग हद से ज़्यादा पसंद हैं। ये थी शहमात। सीनियर ने गहरी सांस ली और चेहरा मोड़ लिया। कैस उससे करीब रखी कुर्सी पर से उठा और दूसरी कुर्सी खींचकर उसके सामने आकर बैठा। चेहरा हथेली पे गिरा दिया। साफ जाहिर था वो महसूस हो रहा था। 2 दिन पहले तुम मेरी किताब चुरा रही थी। आज तुम ड्रग्स के एक बैग के साथ मेरे घर में गुनाहगार हो। और फिर तुम कहती हो तुम मेरा पीछा नहीं कर रही। और फिर तुम कहती हो तुम सिर्फ एक फोटोग्राफर हो। 2 दिन पहले तुम पार्क में पिस्तौल समेत आते हो। आज तुम्हारे घर में खुफिया दरवाजे निकल आते हैं। और फिर तुम कहते हो तुम अच्छे इंसान हो, तुम एक आम आदमी हो, असाब बेबाक हो। ये बातें मुंह पे मारने का हुनर कहाँ से सीखा है? कैस को तजस्सुस हुआ। सीनिया मुस्कुरा कर आगे को हुई। अपनी पिछली बात का जवाब खोल कर गए तुम। ये बातें घुमा देने का फन कहाँ से सीखा? अब की कैस गर्दन पीछे फेंक कर जोर से हंसा। हंसते हंसते उसकी आंखों में पानी भरने लगा था। वो हंसते हुए कोई साइकोपाथ नहीं बल्कि मासूम लगता था। सीनिया बेसारी से उसे देखी गई। एकदम वो सीधा हुआ, कुछ कहने को लव्वा की, लेकिन उसी लम्हे उसकी नज़र
सीनिया की नाक में पहनी लौंग पे गई। वो चौंका था। तुम शादीशुदा हो? उसकी आंखों में हैरत थी। सीनिया हैरान हुई। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? कैसे कंधे उचकाए। तुम्हारी नाक में पहना जेवर सारी कहानी सुना रहा है। तुम्हारी इत्तला के लिए ऐसे कि आजकल ऐसे लोग फैशन में है। और तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि तुम्हारे लहजे से इलाकाई अंसर साफ नुमाया है, और इलाकाई लोग ऐसे फैशन को फहाशी समझते हैं। जताया क्या? और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी जहानत से मरूब होकर तुम्हारे मताहों की लिस्ट में शामिल हो जाऊं? वो तुंदी से बोली। कैसे नफी में सर हिलाऊं? मेरे मदाहों की लिस्ट में मोतबर और मोजिज लोग शामिल होते हैं, चोर और स्मगलर नहीं। जीने ने थकान से नसें उठाकर उसे देखा। तुम मुझसे चाहते क्या हो? थका थका इस वसार। दो चीजें, पहले मुझे आपको हो, दूसरा सच। कैसे उंगलियों पे गिनवाया? पहले की तवक्का छोड़ दो। दूसरा क्या सच तुम्हारे सामने नहीं है? कैस की निगाहों में सट बन उतर आया। तुम कहानी गढ़ रही हो, और कहानीकारों से बड़ा झूठा कोई नहीं होता। मुझे वो हकीकत जाननी है जो तुम छुपा रही हो। कहानीकार कभी झूठ नहीं बोलते, वो बस हालात को अपनी मर्जी का रंग दे देते हैं। सीने ने तेज सीखी। मैं इस वक्त कहानीकारों की तज़ीम में कसीदे लिखने के मूड में नहीं हूँ। कहानी सुननी है तो कहानीकार की इज्जत करना सीखो, वरना किसी कहानीकार ने तुम्हें अपनी कहानी में डालकर बहुत बुरी मौत देनी है। कैसे सबसे गहरी सांस ली। कहानी शुरू करें मोहतरमा। आखिर में एक लफ्ज का इजाफा किया। सीनिया मुस्कुराई। जख्मी चेहरे पे बदी की मलका जैसी मुस्कुराहट थी, और अब वो कहानी सुनाने को तैयार थी। ये रात सीनिया के इस्लामाबाद में क़याम की सबसे लंबी रात थी। होम सिनेमा की नीली रोशनी मधुम हो चुकी थी। अब लॉन की उजली सफ़ेद बत्तियां थीं, लकड़ी के काम वाली कुर्सियां और मेज़ पे रखा फर्स्ट एड का बॉक्स। साथ एक मुलाजमा खड़ी थी जो सीनिया के चेहरे का जख्म साफ कर रही थी। गैस टांग पे टांग चढ़ाए उसके सामने बैठा था, गहरी चाची नजरों से उसे देखता हुआ। यानी तुम कह रही हो कि उस रात पार्क वाला वाकया इत्फाक था, और उसके बाद आज मेरे घर दाखिल होना भी एक इत्फाक है? ये सारे इत्फाक आखिर तुम्हारे साथ ही क्यों होते हैं? वो थोड़ी तले हथेली रखे मासूमियत से पूछ रहा था। सीनिया ने पास खड़ी मुलाजमत से रुई का कोला ले लिया। कैसे आंखों के इशारे से उसे जाओ कहा, और अब वो दोनों एक बार फिर रूबरू थे। मैंने एक एक हुर्फ सच कहा है। मेरे अल्फाज सच्चे हैं। तुम्हें मेरा इत्बार नहीं है तो मुझे बताओ मैं क्या करूं? वो थकी हुई थी और कुछ कुछ बेजार भी। ये ड्रग्स का बैग तुम्हारे पास क्या कर रहा है? उससे सवाल बदला। मैंने कल नैन को कॉल पे बात करते हुए सुना था। वो इस बैग को किसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज की ट्रिप में भेजने वाली थी। मैं उसे हजारों बच्चे की ज़िंदगी तबाह करने नहीं दे सकती थी। माशाल्लाह, यानी हिदमत हल्क का जज्बा भी कूट कूट कर भरा है। ये हिदमत हलक नहीं है। मैं अगर उसे बैग ले जाने देती तो वो कभी सुकून से न रह सकती। वो यही ड्रग्स एकेडमी और यूनिवर्सिटी के बच्चों को देने वाली थी, और मैं एकेडमी यूनिवर्सिटी दोनों चाहती हूँ। कैस संजीदगी से आगे को हुआ। नाम क्या है तुम्हारा और करती क्या हो? सीने पे हाथ बांध कर पूछा यह। सीनिया हाकिम। और मैं सीएसएस की तैयारी कर रही हूँ। वो यहाँ इस शख्स के आश्रय पे थी, बताती ना तो क्या करती, जबकि गैस उसके नाम पे थम गया था। आसपास हवा भी साकिन हो गई। तुम जीनिया हाकिम हो? क्या तुम्हें ऊंचा सुनाई देता है? वो खौफ से बोली। गैस अब भी यकटक उसे देख रहा था। सारे अल्फाज हलक में दम तोड़ गए थे। क्या ये वही औरत है? एक लम्हे को उसके दिमाग ने काम करना छोड़ दिया। तुम कहाँ से हो? वो बादिक्कत कह पाया। जीनिया ने एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में देखा। पंचगोर से। साफ नीरा झूठ। आंखों में आंखें डालकर बोला गया। तुम्हारे अब्बा क्या करते हैं? ईंटों के भट्टे पे मजदूरी करने वालों के यूनियन लीडर है। घर में और कितने लोग हैं? 4 बहनें और एक भाई, दादा दादी और 3 चचा। वो बगैर रुके बगैर झिझके झूठ पे झूठ कर रही थी। वो कम से कम एक अनजान आदमी को अपनी शनाख्त नहीं बता सकती थी। बता देती अगर वो शख्स मेरी गंभीर जैसा होता। क्रिस्टल क्लियर। ये शख्स उसकी वाइब्स मशकूक थी। कैस को खोया अब भी यकीन ना आया। वो यकीन कर भी कैसे लेता? जीनिया एक आम नाम था, लेकिन वही सरनेम। इत्फाक हर दफ़ा नहीं होते। तुम यहीं बैठो, मैं आता हूँ। वो गैब दमागे से कहते हुए उठा और अंदर चला गया। कुछ वक्त बाद वो अपने कमरे की बैल्कोनी में खड़ा था। हाथ में वही मोबाइल फ़ोन था, उसका राज़दार, वो जिस पे कई वॉइस फिल्टर्स लगे थे। लेकिन इस बार वो बगैर फिल्टर की कॉल मिला रहा था। साथ साथ बैल्कोनी में से नजर आती सीनिया को भी देख रहा था।
वो रुई को दवा में डुबोकर अपने जख्म साफ कर रही थी। चेहरे पे रूंधा हुआ सा तासुर था। उसे तकलीफ हो रही थी। आंखें बार बार नमकीन पानी से भर रही थीं। कई बार उसने लबों को सख्ती से मेजकर खुद को कराहने से रोका था। यहाँ से दूर पहाड़ों के शहर में आओ तो हाकिम नवाब के घर की बैठक में रखा टेलीफोन चिंगारते हुए अपनी आवाज़ आधे घर को सुना रहा था। बशर की शादी की दावत के सिलसिले में अब्बा दादी बशर और रोज घर पे नहीं थे। अमीना बेगम थाड़ के दर्द की वजह से रुक गई थी। कूंज उनके साथ रुकी थी। इस वक्त इस बजते हुए फ़ोन के सामने वो दोनों बुत बनी खड़ी थीं। फ़ोन उठाओ कूंज, ये अब्दुल्ला है। अमीना बेगम ने हुक्म दिया। कूंज ने सहम कर उनको देखा था। चेहरे पे दहशत थी। खुदा का खौफ करे अम्मा, मैं क्या कहूँगी उससे? और अब्दुल्ला मुझे 1 मिनट में पहचान लेगा। वो होल कर पीछे हुई। अम्मा अब बेचैनी से चक्कर काटने लगी थी। फ़ोन मुसलसल बज ही रहा था। अम्मा क्यों प्रेड कर रही हैं? बशर आ जाएगा तो बात कर लेगा। बताएं इस अब्दुल्ला को कि अब शादी हो गई है जैनी की। जान छोड़ दे वो हमारी। पूंछ के नज़दीक यही सबसे बेहतर हाल था। अब्दुल्ला को जिस दिन पता लग गया कि जैनी की शादी हो गई है, उस दिन 2 लाशें ज़रूर उठेंगी। एक जैनी की, दूसरी उसके शोहर की। खुदा के लिए कूंज, जब तक सच छुपा रह सकता है छुपा लो। खुदा के लिए अब्दुल्ला से जहनी बनकर बात कर लो। उन्होंने बाकायदा हाथ बांध लिए थे। कूंज करंट खाकर पीछे को हुई। शाकी नजरों से अपनी माँ को देखा और फिर उस बजते फ़ोन को। वो नीम रसामंद थी, खौफजदा और परेशान भी। उसका रुआं रुआं कांप रहा था। बेलकोनी में खड़े गैस के लिए लाइन मिल रही थी। उससे नीचे झांक कर देखा। जीनिया ने कुर्सी की पुर्ज से टेक लगा रखी थी और आंखें मूंदी हुई। यानी ये वो औरत नहीं थी। हेलो, मैं अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ। भारी गंभीर आवाज़ में कूंज के हाथों से फ़ोन गिरते गिरते बजा था। वो मरकर भी जीनिया नहीं बन सकती थी। हेलो, क्या तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है? वही आवाज़ जिसे मैं अब नहीं सुनना चाहती। कैस चेहरे क्यों? लॉन में मौजूद लड़की ये कोई और थी। उसे यकीन आने लगा। तुम चाहो ना चाहो, आवाज़ तो तुम्हें अब यही सुननी पड़ेगी। कैस की संजीदा आवाज़ दूसरी तरफ उभरी। कोई ने शिकवा करना नजरों से अपनी अम्मा को देखा। ये किसके साथ फंसा दिया था? मैं अपनी मर्जी के खिलाफ नहीं जाती अब्दुल्ला। मेरे हवाले से खुशफहमियाँ ना पाला करो। वो बिल्कुल उसी तरह जवाब दे रही थी जैसे पहली बार। कैस के दिल में तमानियत सी उतरने लगी। तुम्हारे हवाले से बहुत उम्मीदें हैं मुझे, बस उनका ख्याल रखना। उसकी आवाज़ ही ऐसी थी कि गूंज की हथेलियाँ पसीने भरने लगी। लेकिन अदाकार वो भी टॉप की थी। जो दोगे वो ही वापस आएगा। तुमने उम्मीदें तोड़ दी थी अब्दुल्ला। रंज, मलाल, कर्ब, उन सबको मिलाओ फिर ये सीनिया हाकिम की बहन का लहजा था। तुम्हारे गिले सुनने के लिए कोई और दिन तय करेंगे, फिलहाल वक्त नहीं। उससे कहकर कॉल काट दी। दिल में सुकून सा भर गया था। उसकी मंगेतर अब भी वहीं थी जहाँ उसे होना चाहिए था। नाम मिल जाने का मतलब ये नहीं होता कि इंसान मुख्तलिफ नहीं हो सकते। वो अब नीचे चला आया। रात गहरी होने लगी थी। अब उस लड़की का यहाँ रहना ठीक नहीं था। वापिस आकर सीनिया के सामने वाली कुर्सी पे बैठते हुए उससे बात का आगाज़ किया। तुम्हारी शादी को कितना अरसा हुआ है? बस एक आखिरी फांस दिल से निकल जाए। 3 साल हो गए। तुम्हारा शोहर कहाँ है? और तुम्हारी बाकी फैमिली, यानी ससुराल? ससुराल वाले साथ नहीं रहते। मेरे यहाँ औलाद नहीं हुई। मेरे शोहर को दूसरी शादी का कहा गया तो वो नहीं माना, इसलिए घर से निकाल दिया। मुझे यहाँ छोड़ा है और शोहर सऊदी अरब में होता है। उसके आखिरी सतर के अलावा उसने सब झूठ कहा था। गैस चंद लम्हे उसे देखता रहा फिर उठ खड़ा हुआ। आओ तुम्हें छोड़ाऊं। जीनिया जानती थी वो उसे छोड़ने नहीं बल्कि किसी तरह से उसकी कई बातों की तस्दीक करने जा रहा था। जीनिया उसके साथ साथ उठ खड़ी हुई। एक ही पल में उसका ज़हन प्लान बना चुका था। क्या मैं बाथरूम इस्तेमाल कर सकती हूँ? मुझे चेहरा साफ करना है। शाइस्तगी से इजाज़त चाहिए। गैस से भाग और उसे देखते हुए श्योर, ये ले जाएगी। कहा और पास करीब आदम मुलाजमा को इशारा किया और सीनिया उसके साथ चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो लौटी तो चेहरे से पानी की शफाफ कतरे टपक रहे थे। आस्तीन गीली हो गई थी। पलकों पे अब भी पानी ठहरा था। लाशुबा वो बहुत खूबसूरत थी। इतनी कि उसे देखकर देखते रहने को जी जाए। लेकिन गैस उसे उस खूबसूरती की वजह से नहीं देख रहा था। वो ममासलत ढूंढ रहा था। कुछ था उसके अंदर जो अपना अपना लगता था। वो आज बिल्कुल वैसी थी जैसे कई साल कब इस शहर में आने वाला गैस। वो उसका लेसर वर्जन थी। चंद मिनट बाद वो लंबी ऊंची ऊंची ढलानों वाली गली में साथ चल रहे थे। गैस कुछ कुछ खामोश था। क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए?
क्या पता पुलिस अब भी वहीं हो? जीनिया को हदशलाक हुआ। बात हो गई है मेरी अफरोज़ा मैडम से। पुलिस जा चुकी है, नैनतारा पकड़ी गई है और हॉस्टल के बाहर पुलिस सिक्योरिटी के तौर पे तैनात है। वो रुका, गर्दन मोड़कर साथ चलती लड़की को देखा। घबराओ मत, तुमने बेवकूफ़ी ज़रूर की है, लेकिन तुम इस मैस से निकल आओगी। वो दिलासा दे रहा था या ताना। ये बेवकूफ़ी नहीं, नेकी है। 21वीं सदी में नेकी ने अपना नाम बदल लिया है। वजह तब्दीली, नेकी के नाम पे होने वाले तमाम फ्रॉड। जीनिया खामोश रही, कंधे पे टंगे बैग को मजबूती से चढ़ाया। वो गली की नुक्कड़ से अब हॉस्टल वाली गली में मुड़ रहे थे। अपने शोहर को नहीं बताओगी आज यहाँ क्या हुआ है? ज़रूरत नहीं है, शक करेगा। सीनिया ने बात हवा में उड़ाई। और उस बैग का क्या? तुम्हारा घरों कब आएगा उसे लेने? मेरा अगर कोई ग्रो होता तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती कि तुम्हें जान से मार दे। वो चलकर बोली। मैं तुम्हारा मोहसिन हूँ, क्या तुम्हें जेब देता है मेरे लिए ऐसे अल्फाज कहो? उसे सदमा लगा था। क्या तुम प्लीज़ थोड़ी देर के लिए चुप नहीं हो सकते? मेरे सर में दर्द हो रहा है। मैं खामोश रहूँ? मेरे घर में 3 किलो ड्रग्स हैं और तुम कह रही हो मैं खामोश रहूँ? वो सीने पे हाथ रखकर बेयकीनी से बोला। वही ड्रग्स भांग कर मर जाऊं। वो दिल ही दिल में बड़बड़ाई। जब बोली तो बस इतना, मैं 1-2 दिन में वो बैग ले जाऊंगी और सारे ड्रग्स जला दूंगी। तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डिस्पोज कर दूंगा। यहाँ नहीं हूँ, अपने लिए मुश्किलात मत बढ़ाओ। वो धूप छाँव जैसा शख्स था, कभी झुलसा देता था और कभी ठंडी छाँव देता था। अव्वल तो मुझे तुम्हारी बात पे एतबार नहीं है, दूम तुम मुझे इतने फेवर्स क्यों दे रहे हो? हॉस्टल के बाहर वो दोनों रुक गए। स्याह शलवार कमीज वाला मर्द बराह रास्त उसकी आंखों में देख रहा था। ये शहर, जब मैं यहाँ नया था, इससे मुझसे बहुत कुछ छीना है। यहाँ के लोग मॉन्स्टर्स हैं। तुम यहाँ नहीं हो, मेरा हक सिकता है तुम में। एक और छोटे शहर से आने वाले इंसान को इलाकाई तासुब का शिकार नहीं बनना चाहिए। ये शहर तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगा जीनिया हाकिम। तजुर्बे कम, बातों से ज़्यादा सीखो। अचानक से वो इतना नर्म हो गया कि यकीन नहीं आता था। हकीकत यही थी, इस लड़की में उससे अपना पिछला वर्जन नजर आता था। और जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बुरे तजुर्बे किए हों वो अपने जैसों को बचा लिया करते हैं। ऐसे लोग सेवियर्स होते हैं। उसी पल दरवाजे पे अफरोज़ा बेगम नुमादार हुई, सख्त मुस्तरब, चेहरा उड़ी उड़ी सी रंगत। सीने को देखते ही तासुरात में सख्ती उतर आई। दरवाजे पे खड़े खड़े ही उसे सख्त सुनाई, छिड़का डपटा और फिर अंदर दफान हो जाने का इशारा किया। गैस वहीं खड़ा रहा। वो अंदर चली गई तो अफरोज़ा बेगम का ध्यान गैस पे जाट गया। ये छोटे इलाकों के गरीब बच्चे, जानते हो इनको डील करना कितना मुश्किल होता है। वो गैस को अच्छे से जानती थी, मेहदी के दोस्त। इसके अलावा कई बार पार्क में मुलाकात भी हो चुकी थी। हम छोटे इलाकों से आने वाले अपनी मर्जी से नहीं आते। कई बार भेजा जाता है और कई बार लाया जाता है। हमें डील करने की बजाय अगर कबूल कर लें तो मुश्किल नहीं होती। गैस ऐसे अंदाज से बोला कि अफरोज़ा ने ठहर कर उसे देखा। ये शख्स आज मुख्तलिफ लगा था। उसकी आंखों में मासी बोल रहा था। तुम्हारा शुक्रिया गैस, तुमने अपनी दोस्त की आते ही सही हमारी बहुत मदद की। पुलिस यहाँ से सिर्फ तुम्हारे ताल्लुकात की वजह से गई है। कैसे सीने पे हाथ रखा, गोया शुक्रिया कबूल किया हो। वो लड़की मेरी दोस्त नहीं है, मैं उसे जानता तक नहीं। अलबत्ता मैं तो ये भी नहीं जानता कि वो आई कहाँ से है। यूं नाम न जोड़ें अफरोज़ा। लो, तुम्हें नहीं बताया उससे? बलूचिस्तान से आई है, तुम्हारे सूबे से। पंचगोल यूनिवर्सिटी से टॉप किया है। वैसे वो आगे को ही शरारत से उसे देखा। 3 साल से शादीशुदा है, तुम्हारा कोई चांस नहीं है। ऊपर से शोहर ऐसा शक्की मिजाज है कि अल्लाह माफ करे। वो बोलने पर आई तो बोलती चली गई। कैस मुस्कुराया था। खुदा का खौफ करें, मैं मंगनीशुदा हूँ और किसी औरत के बारे में सोचने का वक्त नहीं है मेरे पास। है, वो मेरे सूबे से है, बस यूं समझ लें इसलिए मदद की है। चंद लम्हे मजीद वहीं खड़ा रहा, मुख्तलिफ मामलात के बारे में बात करता हुआ। फिर उससे जाने को अपने कदम उड़े। उसी लम्हे उसे बैल्कोनी में कोई नजर आया। साथ साथ हल्की आवाज़ भी आती थी। मैं किसी मसले में फंस गई थी, वरना क्यों ना उठाती तुम्हारा फ़ोन? तुम्हें हो क्या क्या है? हाँ तो अगर शोर हो तो सर पे चढ़ जाओगे। बैल्कोनी में खड़ी सीनिया यहाँ से वहाँ चक्कर लगाती भरमी से कह रही थी। गैस से चंद लम्हे रुक कर उसे देखा, वो फिर आगे बढ़ गया। नामों के एक होने का मतलब ये नहीं कि इंसान एक ही हूँ। वापस घर की तरफ जाते हुए उसका दिल हल्का था, आवाज़ से भी हल्का। यहाँ से दबे दबे कदम लेते हुए बैल्कोनी में आओ तो सीनिया ने गैस के जाते ही वो जाली कॉल भी ख़त्म कर दी थी। थके थके कदम लेती अब वो बेड की तरफ चली आई और फिर ठहर सी गई।
सारा बदन थकन से चूर था, कमरा बिखरा हुआ, अपनी बर्बादी की तमाम दास्तान सुनाता हुआ। उसी लम्हे उसे कमरे का दरवाज़ा एक धाड़ से खुला। शेरसिल सैमसन तने हुए दासवाद लिए अंदर आई। सीनिया उसे देखते हुए चंद मिनट पीछे चली गई। सफ़ेद पत्तियों वाले महल का बाथरूम। जख्मी चेहरे वाली लड़की ने मोबाइल कान से लगा रखा था। वॉश बेसिन का नल खोलकर उससे पानी की धार बहने दी। सिलसिला मिल गया। सामने से कुछ कहा गया, लेकिन बगैर कुछ सुने उससे अपनी बात कही। मैं एक आदमी के साथ हॉस्टल वापस आऊंगी। वो मेरी डिटेल पूछने की कोशिश करेगा। याद रखो, मैं पंचकोर से हूँ और मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं। मेरा शौहर शक की मिजाज है। वो छूटते ही बोली, जबकि दूसरी जानिब शेजल की तेवरी चढ़ गई थी। मैं तुम पे ये एहसान क्यों करूँगी मिस सैनम? आखिरी अल्फाज चचपा चपा कर अदा किए। क्योंकि मैं भी वाइब पर यकीन रखती हूँ, और तुम्हारी वाइब कहती है कि इन दिनों तुम कंगाल हो। मेरी अलमारी में स्ट्रॉबेरी मिल्क का पूरा कार्टन है और कोल्ड कॉफ़ी के 3 पैकेट। पैसा तुम्हारा है। उससे खटाक से कॉल काट दी। हाल में खड़ी शेजल धुंधी से उसे हो रही थी। ये क्या हरकत थी सीनिया? तुमने मुझसे झूठ बुलवाया। आंटी को मैंने किस तरह से मनाया तुम जानती हो? सीनिया ने जवाब नहीं दिया, बस यूं ही पड़ी रही। तुमने नैनतारा से झगड़ा किया। तुम लड़ी। मुझे लड़कियों ने बताया है। तुम घर से भाग गई। तुमने सीनिया, तुमने वो बैग अब भी अपने पास रखा हुआ है। तुम अलमारी में रखी हैं तुम्हारी चीज़ें। ले लो और प्लीज़ जाओ। वो बेसारी से बड़बड़ाई। अब के शेरसल के सब्र की हद हो चुकी थी। वो बिपरी शेरनी की तरह उससे करीब आई और बाजू से खींचकर सीधा करके बिठाया। सीनिया का बाजू बुरी तरह चलने लगा। क्या बदतमीजी है ये? जीनिया गुर्राई थी। शेजल अलबत्ता पुरसुकून थी, सुर्ख होती आंखों से उसे देखती हुई। तुम्हें लगता है मैं हर दफ़ा तुम्हारी मदद सिर्फ इससे करती हूँ क्योंकि मुझे तुमसे कुछ चाहिए? जीनिया जवाब दिए बगैर उसे देखती रही। मैं शेजल सैमसन सिर्फ अपने लिए जीती हूँ, अपनी मदद करती हूँ, अपने साथ खुश रहती हूँ। लेकिन अगर यही सब मैं किसी और के लिए करना चाहूँ तो समझ जाओ मेरे लिए वो अहम बन चुका है। सरगोशी करके वो पीछे को हुई। उससे गुस्सा आ रहा था हद से ज़्यादा। मेज़ पे रखे जग से पानी का गिलास भरकर उससे खटाखट पी लिया। फिर सीनिया ने उसे बेड की पानीती के करीब बैठते देखा। आंखें बंद करते हुए वो गहरा सांस ले रही थी। एक सांस, काम डाउन शेजल। 2 सांस, तुम्हें तुम्हारे आसाब पे काबू है। 3 सांस, तुम्हारे जज्बात तुम पे हावी नहीं हो सकते, उनकी इतनी जरूरत। चौथी सांस पे उससे आंखें पट से खोल दी। अब वो पुरसुकून थी, चेहरा शांत, आंखें शांत। जीनिया बेतासुर नजरों से उसे देख रही थी। तुमने हम सबसे झूठ बुलवाया जीनिया। मुझे जानने का हक है क्यों? मुझे नहीं पता। बस मुझे वो शख्स गैर राम देकर रहा था। वो कुछ मशकूक था। वो मुझे देख रहा था। शायद शनासाई की कोई रुमक। मुझे उससे पीछा छुड़वाना था और मुझे जो बेहतर लगा वो कर दिया। मैंने यही बात आज यूनिवर्सिटी में कई लड़कों से कही है। मेरा चेहरा मेरे लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। उसे तफसीली जवाब दिया और सच्चा जवाब। और अब आंटी को क्या कहोगी? आंटी से सुबह बात होगी। सुबह होने में 6 घंटे हैं। तब तक मैं 6,000 झूठ तैयार कर सकती हूँ। वो वापस लेट गई। शेजल कई लम्हात तक यूं ही उसे देखती रही। फिर जब बोली तो उसकी आवाज़ कहीं दूर से आती थी। तुम क्या कर रही हो जीनिया? आवाज़ में हल्का सा खौफ था। मेरे भाई ने कहा था, ये बड़ा शहर है, यहाँ बड़े जानवर हैं। मैं उन जानवरों से लड़ने के लिए अपने नाखून तेज कर रही हूँ। कोई मुझे खा जाए इससे पहले मुझे उनको नोचना आना चाहिए। हम सुबह बात करेंगे। केसल कहते हुए उठी और अलमारी की तरफ बढ़ गई। पटवा किए, स्ट्रॉबेरी मिल्क के कार्टन, कोल्ड कॉफ़ी हाथों में ली और बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। कोई कुछ देर कबल कह रहा था कि उसे चीज़ों से गर्ज नहीं। सीनिया ने तंज किया। चीज़ें होती तो वाकई गर्ज न होती। स्ट्रॉबेरी मिल्क और कॉफ़ी तो सांस है। वो हाथ भरे हुए निकल गई। सीनिया ने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली। उसे सुकून की नींद चाहिए थी। इस सारे वक्त में कम से कम नींद पे उसका हक था। अगली सुबह, अगले दिन सुबह बहुत जल्दी थी। सीनिया हाकिम सुबह सवेरे यूनिवर्सिटी के लिए निकल गई थी। आंटी ना जाने किन किन लोगों से मिल रही थी। उन्हें जल्द अज जल्द इस सारे में से निकलना था। वो हरास था कि क्या कई लड़कियां मुंह अंधेरे अपने घरों को लौट गईं। यूनिवर्सिटी की भीड़ आज मामूल से हट गई थी। वो स्टूडेंट्स जो साला साल शक्ल तक नहीं दिखाते, आज वो भी किताबें सीने से लगाए मटर कश्ती करते नजर आ रहे थे। ऑडिटोरियम की जानिब आओ तो खचाखच भरा हुआ था और फिर यूं ही चलते भी थे। सीनिया के कानों में खबर पड़ी कि आज मेरी गंभीर स्पीच देने वाले हैं। लोग उसके अल्फाज सुनने के लिए दीवाने हुए जा रहे थे।
आज सीनिया की क्लास मॉर्निंग टाइम थी। वो जिस वक्त पहली क्लास लेकर बाहर निकली, उसी वक्त मेरी गंभीर चंद लोगों के झुरमुट में उससे अपने करीब आता दिखाई दिया। उससे सफ़ेद गोल गले वाली शर्ट के ऊपर डेनिम जैकेट पहन रखा था, कार्गो पेंट्स के साथ सफ़ेद स्नेकर्स और बाल अच्छे से सेट किए। वो मामूली चेहरे वाला मर्द आज वाकई अच्छा लग रहा था। वो चार लोगों के दरमियान उससे करीब नहीं रुक सकता था, सो मोबाइल निकाल लिया, खटाखट मैसेज टाइप किया और उससे ज़रा फांसे पर खड़ी लड़की के नंबर पर रवाना कर दिया। मेरी स्पीच सुनने ऑडिटोरियम में ज़रूर आइएगा सरकार। सीनियर ने मैसेज पढ़ा लेकिन जवाब नहीं लिखा। वो उसी तरह लोगों के झुरमुट में घिरा उसके साथ से गुजर गया। उसी पल उसकी नज़र सीनियर के चेहरे के जख्म पर पड़ी। उसकी आंखें तफक्कुर से सिकुड़ी, लेकिन वो फिर भी उसके पास नहीं रुका। आज वो मौसूए महफिल था, यानी वो जिसके साथ रुकता वो भी मौसू बनता। कई पल बाद ऑडिटोरियम में अगबी नशिस्तों में से एक पर बैठी सीनियर हाकिम। प्रोग्राम की इब्तिदा किसी ने स्पीकर से करवाई गई थी। मेरी स्टेज के सामने वाली कुर्सियों पर बैठा था। उसने एक दो बार गर्दन मोड़कर पीछे देखा था। फिर कुछ पल बाद सीनिया ने अपने मोबाइल की स्क्रीन चलती पुष्टि देखी। मेरी गंभीर एक नए नंबर से मैसेज कर रहा था। वो पीछे जाकर बैठ सकता था, लेकिन एक हद थी जिसे वो कायम रखे हुए था। तुम्हारे चेहरे पे क्या हुआ? स्क्रीन पे लिखे अल्फाज मुतफक्किर थे। हादसा हो गया था, क्या आप नहीं जानते? पैगाम की टोन बजी तो मेरी ने फ़ौरन मोबाइल देखा। मैं कल मरी में था, आज सुबह वापस आया हूँ। क्या हुआ था? अब कैसी हो? मैं इतनी हसास नहीं हूँ जितनी आप बना रहे हैं। खुद को देखें, बाजू पे पट्टी बंधी है, गोली लगी है और जख्म हरे हैं। डर नहीं लगता इस हुजूम से? मेरी मुस्कुराया। आसपास के लोगों और शोर को छोड़कर वो सर झुकाए तेज तेज टाइप कर रहा था। मेरी को लोग डराते नहीं, फैसिनेट करते हैं। यकसरती पैगाम। सीनिया अभी कुछ लिखती कि रुक गई। स्टेज पे मेरी के नाम की पुकार हुई थी। वो अपने अस्सी इत्मीनान और आंखों में चमक के साथ स्टेज की तरफ जा रहा था, जैसे ही तो उसका पसंदीदा काम हो, जैसे वो लोगों के लिए ही बना हो। स्टेज पे खड़े होकर उससे मुस्कुरा कर लोगों को देखा। उसके एहसास में तालियां पीटी गईं। जोर जोर से उसका नाम चिल्लाया गया। कई लोग उसे अकीदत और मोहब्बत से देख रहे थे। सीनिया को अंदाज़ा हुआ कि वो काफ़ी मशहूर था। आज हम बात करेंगे बाउंड्रीज, यानी हदूद पे। हदूद क्या होती हैं, हर रिश्ते में किस हद तक ज़रूरी होती हैं और उनके फ़ायदे क्या होते हैं। तो आप सब मुझे सुनने को तैयार हैं? संजीदगी से पूछो। जोश, इश्तियाक, वालहानापन सब गड़बड़ होने लगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हदूद का मतलब क्या है। वो स्टेज पे यहाँ से वहाँ चलते लोगों की आंखों में आंखें डालकर कह रहा था। हदूद का मतलब ये है कि जब आपको किसी इंसान की कोई बात बुरी लगे, उसकी किसी आदत से आप बेजार हो, या फिर अपने बारे में की जाने वाली कोई बात पसंद ना हो, तो उस इंसान को रोका कैसे जाए। हम सब सुनते हैं कि बाउंड्री बनाओ, बाउंड्री बनाओ, लेकिन आखिर ये बाउंड्री है क्या चीज़? उससे चेहरों पे नासमझी सजाए लोगों को देखा। हॉस्टल के कमरे में बैठी सीनिया हाकिम के लैपटॉप की स्क्रीन पे गूंज का पूछा पूछा सा चेहरा था। सीनिया भर से उसे देख रही थी। तुमने फरिया और फरहीन से दोस्ती कर ली और उन दिनों ने तुम्हारी तस्वीर ग्रुप में भेज दी। अब मुझे बताओ, इस्लामाबाद से जूतों का हार भेजूं या फिर यहाँ बैठकर मैं अपना सर फोड़ दूं? तुम्हें आखिर ज़रूरत क्या थी उन दोनों से दोबारा दोस्ती करने की? यार ज़ैनी, दोस्ती करना गुनाह तो नहीं, और मैंने उनको माफ़ कर दिया। बात खत्म हो गई, अब बस भी कर दो। कोच ने बात हवा में उड़ानी चाहिए, लेकिन शायद सीनिया ऐसा नहीं चाहती थी। अच्छा ठीक है ठीक है, तुम बताओ मैं क्या करती? माफ़ ना करती? हमारे नबी ने क्या सिखाया है? माफ़ी दरगुजर, क्या उनका पैगाम छोड़ दें? मैं दीन के बारे में ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन मैं माफ़ी और हदूद का फ़र्क जानती हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि माफ़ मत करो, मैंने ये कहा कि माफ़ी के बाद पहले वाली जगह ना दो। यह हदूद होती है। गूंज एक दफ़ा हर्ट करने वाला बार बार करेगा। इससे एक लकीर खींचकर उसे बताओ कि इसके पार आना बुरा होगा। खुदा का वास्ता है जैनी, मैं गूंज हाकिम हूँ। मेरे लिए कुछ भी इतना आसान नहीं जितना तुम्हें लगता है। हदूद क्या होती हैं? क्या एक लकीर, एक झगड़ा, तेज तुर्श लहजे में समझाई गई एक बात? हदूद नरमी से तय की जाती हैं। आपको नहीं पसंद कि आपके दोस्त आपके ख़ानदान या आपके किसी अजीज़ के बारे में गलत बात कहें, तो उन्हें आराम और तहम्मुल से बताएं कि आज के बाद ये बात ना की जाए, वरना वो आपको खो देंगे। आपको नहीं पसंद कोई आपके कद, उम्र, रंगत, बाल या किसी इनसिक्योरिटी के बारे में बात करे, मजाक उड़ाएं, तो उन्हें रोकें। आज भी देर नहीं हुई। अपने लिए एक हद कायम करने में कभी देर नहीं होती। ओह, यानी भाभी अपना सारा काम तुमसे करवाती हैं?
क्यों, क्या तुम उसकी नौकर हो? घर उसका है ना? बशर, शोर उसका है, काम खुद क्यों नहीं करती? कूंज हाथ उठाकर उससे आहिस्ता बात करने को कह रही थी, लेकिन वो सीनिया ही क्या जो किसी की सुन ले। आइंदा से तुम उसके हिस्से के काम नहीं करोगी। उसे मायके जाना है तो अपना हिस्सा दे फिर जाए। सीनिया का लहजा आदमी था। अगर मैंने दोबारा सुना कि उससे अपने काम भी तुम्हारे सर थोप दिए हैं, तो खुदा की कसम मुझसे कोई बुरा नहीं होगा। कूंज के चेहरे पे रूंधा हुआ तासुर था। वो मुझसे काम नहीं करवाती, वो बेचारी तो बस बीमार रहती हैं, और इसी वजह से मैं खुद उसे ऑफर कर देती हूँ। तुम बात को कहाँ से कहाँ ले गई हो? जीनिया ने स्क्रीन के पार अपनी बहन को देखा। उरूज वही लड़की है जो अपने माँ बाप के घर में सारे काम खुद करती थी। वो बीमार नहीं है कूंज। मुबारक हो, तुम्हें इस्तेमाल करने वालों में एक और का इजाफा। और लानत हो कि तुम अब तक नहीं समझ सकी। उसका लहजा सख्त था। कूंज आंखों में नमी लिए चंद पल उसे देखती रही और फिर खट से स्क्रीन गिरा दी। सीनिया के तो सर पे लगी तलों पे पूछी। हम बाउंड्रीज ना बनाकर लोगों को अपना फ़ायदा उठाने देते हैं। जैसे कि अब एक लड़की की नई नई शादी होती है, तब वो अपनी देवरानी, नंद और सास के काम भी कभी कभार खुद करने लग जाती है। उसका ये अमल उसके ससुराल वालों की उम्मीदें बढ़ा देता है। चंद दिन बाद वो उन कामों से थक जाती है और फिर उसके ससुराल वालों को लगता है कि वो बदल गई है। यूं घर का माहौल खराब होना शुरू होता है। इसीलिए बाउंड्रीज पहले दिन से बना लेनी चाहिए। जब आप किसी ताल्लुक में नए नए जाते हैं तो अगले इंसान की हर बात मानते चले जाते हैं। वो आपको कहेगा फलां के घर में नहीं जाना, आप उसे पोजेसिवनेस समझकर मान लेंगे। कुछ अरसे बाद यही सब पाबंदी लगेगा और ताल्लुक में दरार पड़ना शुरू। अपनी हदूद आपको हमेशा मालूम होती है। आप जानते हैं आपने क्या करना है, क्या चीज़ आपको थका रही है और क्या है जिसके साथ आप आरामदेह रह सकेंगे। कॉल बंद करके वो यूं ही मुड़ी। शेषसल उसके सामने ही खड़ी थी, संजीदा नजरों से उसे देखती हुई, हाथ में कोल्ड कॉफी का कप। बाल आज ब्रेड में बंधे थे। इस तरह डील करोगी तो बच्ची बाउंड्री नहीं बनाएगी, बल्कि बागी बनेगी। तो फिर क्या करूं? रहनुमाई फरमाए। उसे बाउंड्री बनाना सिखा रही हूँ। आज सीख लेगी तो कल काम आएगी। उसके पहले तुम्हें सीखने की जरूरत है। मुझे लुक मत दो। तुम्हें बाउंड्री पता होनी चाहिए कि एक 17 साल लड़की को कैसे डील करना है। आज अगर उससे बता रही हो कि उससे फलां गलती से कितना नुकसान उठाया, तो कल उसे ये बताओ कि फलां कदम से कितना फ़ायदा उठाया। डांटती रहोगी तो ढीठ बन जाएगी, ब्लेम करोगी तो आदी हो जाएगी, लेकिन अगर वाकई समझाओगी तो समझ जाएगी। वो मेरी बहन है, मैं जानती हूँ उसके लिए क्या गलत है क्या सही। तुम तो सीधा चाहती हो मैं उसे कुएं में धक्का दे दूँ। बिल्कुल, मैं यही चाहती हूँ। वो मेरी बहन है, मेरी औलाद जैसी, मैं उसे गिरने दूँ? तंज साये, या शायद भी यकीनी। बिल्कुल, उसे गिरने दो, ताकि उसे पता चले उठना कितना मुश्किल होता है। उसे कुएं में छलांग लगाने दो, ताकि उसे पता चले रस्सी के जरिए ऊपर आने से हाथ में कैसे जख्म पड़ते हैं। तुमने उसे खौफजदा किया हुआ है। मजबूत बनना उसके लिए भला बनने जैसा है, और वो खुद को परी समझती है। मुझे परियों से नफरत है, क्योंकि वो गैर हकीकी, बेयकीनी और जरूरत से ज्यादा अच्छी होती हैं। जाहिर है, अब एक चुड़ैल तो यही कहेगी। लबों में तबस्सुम, आंखों में बेपरवाही, और शेसल सैमसन ये जा वो जा। बाउंड्री बनाने का कोई अलग से वक्त नहीं आता। अगर आपको लगता है कि शुरुआती वक्तों में आप हदूद नहीं बना सके, तो आप बनाएं। कुछ काम अभी और इसी वक्त किए जाते हैं। ये बाउंड्रीज सबसे पहले तो सामने वाले को हैरतज़दा करेंगी, फिर मुश्ताल, और उसके बाद दो चीज़ें होंगी। अगर सामने वाले को आपकी परवाह होगी और आपके साथ रहना चाहता होगा, तो अपना रवैया बदल देगा, वरना वो इससे भी ज़्यादा बुरा पेश आने लगेगा। लेकिन क्या ज़रूरी नहीं कि हम अपने साथ मौजूद इंसान की हकीकत जान लें? हमें मालूम हो सके कि हमारे साथ उसके जज्बात क्या हैं, ताल्लुक में हमारी अहमियत क्या है। कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेने से बिल्ली आपकी जान बख्शी नहीं करेगी। आंखें खोलकर सामने देखें, फिर अगर जान गई भी तो क्या परवाह, कम से कम आपने कोशिश तो की। शेजल के जाने के बाद वो सर हाथों में गिराए बैठी थी। जब तक वो अपनी बहन के साथ थी, तब तक सब अच्छा था, कम से कम उसके सामने था। इस वक्त उसे वाकतन अपनी छोटी बहन की फिक्र हुई। फोन की आहट पे उसने गर्दन मोड़ कर देखा। बलाज की व्हाट्सएप कॉल आ रही थी। जल्दी आंखें मूंदते हुए खुद को बेड पे गिरा दिया और मोबाइल कान से लगाया। कैसी हो, क्या कर रही हो? दिलकश लहजा उसके समातों से टकराया। सीने ने सुकून महसूस किया। कोई तो हो जो तपती धूप में साइबान बने। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? काम कैसा जा रहा है? मैं भी ठीक हूँ। और तुम्हें मेरे से ज़्यादा काम की फिक्र नहीं है? कल रात भी यही पूछा था, और अब भी तुम्हें क्या लगता है
मैं यहाँ फारिग बैठा हूँ। वो चढ़ ही थोड़ा था। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा बलाज। बलाज, बात बढ़ाए मत। आप अपनी वर्क प्लेस का गुस्सा मुझ पे मत उतारा करें। हद कायम की गई, चाहे कुछ देर से ही सही। चंद लम्हे वो मज़ीद बोलता रहा और सीनियर जवाब देती रही। कुछ वक्त बाद वो नरम पड़ चुका था। जब सीनियर ने नरमी से बात का आगाज़ किया, मैं कल एक प्राइवेट एजेंसी में इंटरव्यू देने जा रही हूँ। सिर्फ शादी में फ़ोटोग्राफी करनी होगी और बस। मैं आपको डिटेल्स भेजती हूँ। पढ़ने गई हो, बस पढ़ाई पे ध्यान दो ना। ज़रूरत क्या है इस फोटोग्राफी की? और वहाँ मर्दों के बीच उठना बैठना। वो वाज़ह तौर पे गैर आरामदेह हुआ था। आपको अगर शादी करनी थी तो ख़ानदान में 10-100 लड़कियाँ थीं जिनको करियर नहीं घर बनाना था। उनको क्यों मुंतखब नहीं किया? लहजा धीमा था मगर मज़बूत। मैं हर रोज़ एक ही बात आपको बार-बार नहीं समझा सकती और ना मुझसे कहा करें कि मैं करियर छोड़ दूँ। मैं रिश्ता निभा रही हूँ बलाज, कोशिश आप भी करें। यकतरफ़ा कोशिशों में इंसान रह जाते हैं, ताल्लुक़ ख़त्म हो जाते हैं। तुमने आखिर इस्लामाबाद ही क्यों आना था? और एक पल को फ़ोन पे उसकी गिरफ्त सख्त हुई। क्या इसलिए कि अब्दुल्ला का शहर है? सीने की गिरफ्त उस रिश्ते पे ढीली पड़ गई। दिल पे किसी ने खींच कर थप्पड़ मारा। वो बेयकीनी के आलम में कुछ कह ही ना सकी। बलाज उसे माज़ी के ताने दे रहा था। क्या वाकई? तुम कहती हो मैं इनसिक्योर हो रहा हूँ, लेकिन क्या मुझे नहीं होना चाहिए? तुम्हारे दिल में आज भी अब्दुल्ला है, इसीलिए तुम उसके शहर आई हो। तुम इस्लामाबाद अब्दुल्ला के लिए आई हो ना? मैं वो अगला कोई लफ्ज़ नहीं सुन सकी। समातों पर पर्दे पड़ गए। आंखों में अब तक बेयकीनी थी, शौक था। रफ्ता रफ्ता किनारे नम होने लगे। फिर एक सील सा रोआ हुआ। लेकिन वो बलाज को कुछ नहीं कह सकी। पहला ताना, पहली गाली, पहला थप्पड़ औरत के लिए हमेशा बेयकीनी होता है। बलाज वो नहीं था जो दिखता था। हकीकत मुख्तलिफ थी। बाउंड्रीज अगर काम ना भी करें तो आपको चाहिए कि उन्हें बनाते रहें। हर कोई उनका एहतराम नहीं करेगा, हर कोई उनको सराहेगा नहीं, लेकिन उस हर कोई में कोई एक होगा जो उनको समझेगा, जो आपके साथ को ज़रूरी समझेगा। और अगर ऐसा ना भी हुआ तब भी बाउंड्रीज बनाएं, क्योंकि ये आपकी सैनिटी के लिए ज़रूरी है, आपके वक़ार और इज़्ज़त के लिए। बाउंड्री आपको मुस्तकबिल के गम और माजी के पछतावों से बचा लेती है। हदूद कायम करें और बावकार रहें। हदूद कायम करने का अपना सफ़र मुझसे शेयर करें, मेरी ईमेल या इंस्टाग्राम पे, वरना मैं नाराज़ हो जाऊँगा। उसकी आखिरी बात पे ऑडिटोरियम में हंसी गूंजी थी। सब मुतलाशी आंखों ने अकबी नशिस्तों की जाने देखा। वहां से सीनियाँ उठकर जा रही थी। चेहरे पे हल्की हल्की फिक्र थी। मेरी अचंभे से उसे जाते हुए देखता रहा। ऑडिटोरियम से निकलकर बाहर खुली फिजाओं में आओ तो सीनिया आगे की मुतलाशी नसें किसी को ढूंढ रही थी। वो बार बार अपने मोबाइल पर नजर डालकर एक सदरी पैगाम पे नजर दौड़ाती थी। यूनिवर्सिटी के गेट पे तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, बलाज। वो तो मुल्क में नहीं था, और अगर था तो अब तक उससे मिला क्यों नहीं? क्या सच है क्या झूठ? उसकी खोज में दीवानावार बाहर की जानी पड़ रही थी। दरवाजे के करीब पहुंचकर उसे निगाहें उठाकर सामने देखा। एक लम्हे के लिए उसका दिल रुक गया। बलाज मीर उसके सामने खड़ा था, मिलकर जैसे लिबास में, बाल बिखरे, चेहरा खंडर, आंखों तले स्याल के। वो खानदान का पुरकशिश मर्द आज बस मुर्दा लग रहा था। जीनिया को देखते उसकी आंखें हल्की नम हुई। वो जब तक उससे देखी गई, आंखें भरकर उससे कुछ कहना ख्वाब लग रहा था। समातों में अब भी उसके फिक्रे गूंज रहे थे। तुम इस शहर अब्दुल्ला के लिए आई हो ना? वो उसकी तरफ कदम बढ़ा रहा था। उसके चेहरे पे पेशेमानी थी। हर हर कदम पे जीनिया को अपने दिल में चक्कर चलते महसूस हुए। वो उससे करीब खड़े होकर आज से उसे देख रहा था। आंखें नम, पेशेमान थी, कंधे ढलके हुए। जीनिया को ये शख्स अजनबी लगा। दे बिट्रेड मी। उसके लबों से आसूदगी से चंद अल्फाज अदा हुए। तुम इस शहर अब्दुल्ला के लिए आई थी ना? उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया जीनिया। मेरे पास अब कुछ भी नहीं रहा, मैं बर्बाद हो गया हूँ। मेरे सारे ख्वाब तबाह हो गए हैं। वो नम आंखें लिए कह रहा था। अगर बढ़कर सीनिया के साकिन हाथ थाम लिए, उसके वजूद में अब भी कोई जंबिश न हुई। दे बिट्रेड मी। वो सर झुकाए रोते हुए बस इसी लफ्ज़ की गर्दान किए क्यों। तुम इस शहर अब्दुल्ला के लिए आई थी ना? वो उसके हाथ झटक देना चाहती थी। उसे झटकना चाहिए था। वो उस शख्स को उसी तरह जलील कर सकती थी जैसे वो करता था। वो यूं ही ताने दे सकती थी जैसे वो देता था। वो उसे भी लफ्ज़ों के तीर से ज़ख्मी कर सकती थी। ये वही शख्स था जिससे उसके किरदार पे उंगली उठाई थी। उसके साथ उसी के जैसा सलूक करना गलत ना था। तुम इस शहर अब्दुल्ला के लिए आई थी ना?
मुझसे गलती हो गई ज़ीनिया, मुझे माफ़ कर दो। मैं क्या करूँ? खुदा के लिए मुझे मत छोड़ो। सीनिया ने उसकी सुर्ख आंखों और ढलके हुए कंधे देखे। समातों में गूंजती आवाज़ सब गई। उसने दोनों हाथों से उसके कंधे से देखे। सुनहरी साहिर आंखें उसके चेहरे पे गाड़ दी और मजबूती से उसके दोनों हाथ थाम लिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ बलाज। मसाइल से पहले मेरे पास हल आया करते हैं। मैं सब ठीक कर दूंगी। वो बलाज नहीं बन सकी। उसे बनना ही नहीं आया। उसका सर ऊंचा था। सीनिया हाकिम ने अपनों को कभी नहीं छोड़ा था। औरत सब भूलकर हर दफ़ा मर्द की तरफ पहल कर सकती है। ये मर्द के हाथ में होता है कि उसके पलट आने की इज्जत करे। वो सख्त, ज़िद्दी, ढीठ और अनापरस मशहूर थी, लेकिन इस्लामाबाद से गवादर जाने वाली हवाओं ने सरगोशी की थी। हकीकत मुख्तलिफ थी।